मॉर्निंग बच्चों, मैं सत्यनारायण प्रसाद वर्मा, सहायक शिक्षक +2 हाई स्कूल कन्याडी गिरिडीह। कक्षा 9 के बच्चों के लिए आज भूगोल विषय पढ़ाऊंगा और भूगोल विषय में पहले चैप्टर जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप अपना कॉपी कलम निकाल लें और जितना संभव हो सके आप उसको नोट करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको परीक्षा में समय पर वो काम आए। जैसा कि आप चैप्टर में देख पा रहे हैं, इसका नाम है भारत आकार और स्थिति। इसका मतलब क्या होगा कि विश्व के मानचित्र पर भारत कहाँ स्थित है, उसका विस्तार कितना है, इन सब बातों को जानना है। तो इसको जानने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको समझना या जिसका ज्ञान पहले से होना अति आवश्यक है। यदि आप उन बातों से वाकिफ हैं, जानते हैं, तभी इस चीज को, इस चैप्टर को आप सुगमता से जान पाएंगे, सीख पाएंगे। अन्यथा आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो मैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ ऐसा टॉपिक्स उसमें डाला हूं या कुछ ऐसे तथ्यों को डाला हूं जो आपको समझने में सहायता प्रदान करेगा और आप बहुत आसानी से इस चीज को, इस चैप्टर को समझ पाएंगे। भारत आकार और स्थिति, हमने भी चर्चा किया कि विश्व के मानचित्र पर या कहें कि ग्लोब पर भारत का जो नक्शा बना हुआ है वह कितना डिग्री अक्षांश से कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर से लेकर कितना डिग्री देशांतर के बीच स्थित है, इसको जानना। तो इसको जानने के लिए ग्लोब का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या आपने ग्लोब देखा है? यदि देखा है तो क्या आप बता सकते हैं कि ग्लोब पर क्या क्या चीज बना हुआ रहता है? यदि नहीं तो इसका हम यहाँ पर जो प्रयास करेंगे कि ग्लोब पर भारत की स्थिति को कैसे हम जाने। इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा, इस चैप्टर के अंदर जो हम महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे तो उसमें है ग्लोब पर भारत की स्थिति, दूसरा भारत का आकार और तीसरा भारत और इसके पड़ोसी देश। तो ग्लोब आपने देखा होगा, आपके विद्यालय में इस तरह का ग्लोब जरूर होगा, कभी शिक्षक ने आपको लाकर दिखलाया भी होगा। ये ग्लोब क्या है, इसका क्या यूटिलाइज है, क्यों इसको बनाया गया है, इत्यादि इत्यादि बातों की जानकारी जो है इस ग्लोब को देखने से मिलती है। आपके विद्यालय में इस तरह का ग्लोब जरूर दिखाया गया होगा और नहीं तो ऑफिस में जरूर होगा। अपने विषय शिक्षक से जब स्कूल खुले तो आप जरूर उसको ध्यान से, नजदीक से देखने का प्रयास करेंगे कि ये ग्लोब क्या है। सबसे पहले ये जान लें कि ग्लोब ये है क्या। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, मॉडल है। चूंकि पूरी पृथ्वी को हम एक नजर में नहीं देख सकते, तो उसको समझने के लिए उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है जिसको हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। यह ग्लोब एक स्टैंड पर फिट है और सभी विद्यालयों में रखा जाता है बच्चों को दिखाने के लिए कि ग्लोब, हमारी पृथ्वी कैसी है, वो कैसे घूर्णन करती है, कैसे वो परिक्रमण करती है। आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी की दो तरह की गतियां हैं, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। हमें उस बात पर अभी जोर नहीं देना है, हमें सिर्फ जोर देना है कि इस ग्लोब पर क्या क्या चीज है। आपको इसमें कुछ मैप बना हुआ नजर आ रहा होगा जिसमें भारत का भी नक्शा है, यानी विश्व का जितना भी देश है, पूरा वर्ल्ड का, और ये महासागर यानी महाद्वीप और महासागर, ये दो चीज स्थित हैं। इसके साथ ही इस पर कुछ रेखाएं भी बनी हुई है। कुछ रेखाएं ऐसे हैं और कुछ कर्व है, अर्धचंद्राकार। इसमें सबसे ये पहले जान लें कि ये ग्लोब को हम लोग देखेंगे कैसे, ये किस पोजीशन में रहता है।
तो इसका ऊपर का भाग उत्तरी ध्रुव ये, और दक्षिण का भाग ये पॉइंट दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इस पर दो तरह की रेखाएं बनी हुई है, जिसमें एक रेखा है अक्षांश और दूसरा है देशांतर। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखाओं को जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं कौन सी है और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ग्लोब पर देख रहे हैं कि दो तरह की रेखा, एक ऐसे है सीधी रेखा जिसको हम लोग अगर इसका दिशा का ज्ञान अगर हम यहाँ पर कर ले, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। राइट साइड जो है दाहिने हाथ की तरफ वो ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है, पश्चिम। तो कुछ रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई है, ठीक है। ये सारी रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है वो सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखा नहीं बल्कि एक वृत्त है, क्योंकि इसका हमको सिर्फ फ्लैट भाग दिखता है बोर्ड। ये एक्चुअली क्या है, एक गोलाकार गेंद के जैसा है। तो ये चूंकि गेंदा गोल आकार का है, तो इसका जो रेखा खींची हो वो एक सर्कल बन जाती है, वृत्त बन जाता है। और प्रत्येक वृत्त जो है वह चूंकि ये सबसे मध्य में है, तो इससे उत्तर या इससे दक्षिण जो भी वृत्त खींचा हुआ है वो इससे छोटा होता है। अर्थात हम यदि ये कहें इसमें सबसे बड़ा वृत्त है सबसे बीच का, इस वृत्त का नाम है विषुवत वृत्त, ठीक है। इसी को हम लोग इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, हमने भी कहा इस ग्लोब पर दो तरह की रेखाओं का निर्माण किया गया है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो ग्लोब क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल है। अगर हम इसको देखें एक नजर में तो लगेगा कि ये जाल जैसा है, लेकिन ये किस चीज का जाल है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। इसमें अक्षांश रेखाएं कौन सी है, तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अक्षांश रेखा लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में उसकी परिभाषा क्या है कि ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं, अर्थात अक्षांश वृत्त है ये, ठीक है। क्योंकि ये गोलाकार आकार में जब चारों तरफ इसको खींचेंगे तो एक वृत्त बन जाता है। जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं उसमें से तीन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक जो सबसे बीच का है, इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा किसे कहते हैं, यहाँ पर इक्वेटर लाइन, ग्लोब के मध्य में पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ये एकदम मध्य में है। इसकी खासियत क्या है, ये पूरे ग्लोब को दो भागों में ये बांट देता है। एक यहां से उत्तर का भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और यहां से दक्षिण का भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, विशेषता है, वो यही है कि विषुवत रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। यहां से ये हो गया इधर दक्षिण गोलार्ध, यहां से इधर ये पूरा उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप यहां पर देखेंगे, यहां से ये 23.5 डिग्री एक्चुअल में अगर देखेंगे तो 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ कहलाता है, लेकिन हम लोग इसको अप्रॉक्स 23.5 डिग्री मानते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट। यहां से उत्तर में एक वृत्त है जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क वृत्त या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता यह है, यह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। भारत के नक्शा पर अगर देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, ये कर्क वृत्त जो है जब पूरा ग्लोब पर से जब खींचा गया है तो यह भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, और ये पश्चिम से पूरब भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
ट्रॉपिक, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य क्रम से कहने मतलब पश्चिम से शुरू होकर के पूर्व में ये जो जिन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है उनका ये नाम है। एक बार फिर से दोहरा दूं, पश्चिम में गुजरात से शुरू होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हमारे झारखंड में रांची के नजदीक से ये रेखा गुजरी हुई है। अब कभी अगर रांची जाते होंगे या गए होंगे तो रांची ये जहाँ पर चेक पोस्ट लगा हुआ है, चेक नाका बना हुआ है, उससे थोड़ा पहले जाने के क्रम में आप देखेंगे वहां रेखा बनी हुई, वहां लिखा हुआ है कर्क रेखा। उसके बाद है ये हो गया कर्क रेखा। और ठीक इतना ही डिस्टेंस पर दक्षिण में, विषुवत रेखा से दक्षिण में भी एक रेखा खींची गई, उसका भी माप वही है लेकिन फर्क है, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है। इसका नाप है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। तो ये हो गया अक्षांश रेखा, जो कि ग्लोब पर 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। इसके अलावे है आर्कटिक वृत्त और एक है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे है। कितनी रेखाएं खींची गई इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी खींची जा सकती है इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो हमने जो मुख्य था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की, और इन रेखाओं का योगदान जो है हमारे इस 9th क्लास के विभिन्न चैप्टर में समय समय पर ये इसका उपयोग आता है, इसलिए यहाँ पर जान लेना जरूरी था, मैंने इसको रखा। अब है जो इसके ऊपर जो कुछ रेखाएं अब देखेंगे, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाकर खींची गई है। ये रेखाएं वक्राकार है। इन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। इसकी परिभाषा क्या है कि ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाकर खींची गई वक्राकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो है लंदन के, यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन को वहां से होकर के गुजरती है, जिसको ग्रीनविच रेखा, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब कि ग्लोब पर जो है वह एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा फिक्स की गई है विश्व के सभी देशों ने मिलकर के, और इसकी जो उपयोगिता है वह सभी देशों के समय को निर्धारित करने के लिए किया गया कि हर देश का जो समय होगा वह एक ही रेखा से निर्धारित होगा। तो उसके लिए ग्रीनविच शहर का चुनाव किया गया, और ग्रीनविच शहर का जो लोकेशन है वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अर्थात ग्लोब पर हम लोग यहाँ पर देखें, या सामने तो नहीं दिखता है, लेकिन यदि हम यहाँ देखेंगे तो ये सबसे बीच का भाग क्या है, 0 डिग्री का, और इससे इधर राइट साइड जो है वो पूर्वी भाग है, इसके वेस्ट साइड जो है पश्चिमी भाग है, लेफ्ट साइड। तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन इसका यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। यहाँ पर लंदन शहर है, लंदन का ग्रीनविच शहर, वो इसी रेखा से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम GMT के नाम से भी जानते हैं। इस रेखा की जो विशेषता है
कि इसके सहारे विश्व का समय निर्धारित किया गया है। इस रेखा के पूर्व का समय जो निर्धारित किया गया है वो इसी रेखा को आधार माना है। किस रेखा को? 0 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री देशांतर पर जो समय घड़ी बताएगा उसी के हिसाब से पूरे देश का समय यानी पूरे विश्व के घड़ियों का समय निर्धारित किया गया है। और इस रेखा के पूर्व में, ईस्ट में जो भी देश, जो भी स्थान है, उसका समय 0 डिग्री की देशांतर रेखा से आगे होता है। अर्थात ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो ग्रीनविच शहर से गुजर रही है, इसके पूर्व में 180 देशांतर है और इसके पश्चिम में भी 180 देशांतर है। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाता है? 360, अर्थात एक वृत्त के समान हो जाता है जो कि 360 डिग्री का होता है। तो ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर माना गया है, लेकिन फर्क क्या है कि 0 डिग्री देशांतर से यानी प्राइम मेरिडियन लाइन से जो ईस्ट में स्थान है उसका समय आगे होगा और इससे वेस्ट में जो स्थान है उसका समय इसके समय से पीछे होगा। ये इसकी खास चीज। विषुवत रेखा पर अभी हमने जो सबसे मध्य का जो जिक्र किया, ग्लोब पर जो सबसे बीच में जो खींची गई है अक्षांश रेखा, उसको विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी धरातल पर के 111 किलोमीटर की दूरी के बराबर होती है। आप देखेंगे ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर, यदि हम इसको एक ये मानते हैं तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर जमीन अर्थात धरातल पर की दूरी जो कि 111 किलोमीटर होती है उसके बराबर होती है। और इस 111 किलोमीटर को क्रॉस करने में पृथ्वी को, अर्थात पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए प्रत्येक देशांतर पर सूर्योदय का समय 4 मिनट बाद आता है। अर्थात प्रत्येक देशांतर पर सूर्योदय 4 मिनट बाद दिखाई देता है। ये इसकी सबसे खास विशेषता है देशांतर रेखा। यहां पर है पृथ्वी को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं का आपको ज्ञान हो गया है बढ़िया से। तो अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो इस टॉपिक का जो मूल बिंदु है, भारत की स्थिति का पता लगाना कि भारत की स्थिति वास्तव में ग्लोब पर कहां है, विश्व के मानचित्र पर कहां है, उसके बारे में जानना। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एवं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो है इसके मध्य से गुजरती है। इसके 2 द्वीप हैं मुख्य भूभाग के, मुख्य स्थल के, अर्थात भारत के हिस्से में 2 द्वीप भी है, आइलैंड भी है। एक बंगाल की खाड़ी में है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक ये अरब सागर स्थित है इसका नाम है लक्षद्वीप। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब इसको हम लोग थोड़ा नक्शा पर देखें कि इसको हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट को से शुरू करके 37 डिग्री 6 मिनट हम लोग कैसे किए हैं, तो उसको थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। ये चूंकि भारत का नक्शा यहाँ बना हुआ है और ये विश्व के मानचित्र पर बना हुआ है। हमने सिर्फ इसमें से भारत का हिस्सा निकाल कर लिया है। तो यहाँ भारत का ये दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी का, ये जो रेखा, ये जो अक्षांश रेखा इसको स्पर्श करती है उसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि यह विषुवत रेखा से उत्तर में है इसलिए नॉर्थ है। ठीक है, और इसका एकदम टॉप श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो जो यहाँ पर टच कर रहा है, इसको जो स्पर्श करती है रेखा, देशांतर रेखा, उसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट। इसके बाद है
ये गुजरात का पश्चिमी किनारा, कच्छ भुज का एरिया, यहां से जो देशांतर रेखा गुजर रही है, क्योंकि उत्तर पश्चिम का विस्तार अक्षांशों में और पूर्व पश्चिम का विस्तार देशांतर में है। ये पश्चिमी किनारा जो यहां से जो देशांतर रेखा स्पर्श करती है, इसका मान है 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग को जो छू करके स्पर्श करते हुए जो देशांतर रेखा गुजर रही है, उसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25। ये इसका विस्तार है। और इसी विस्तार को जानने के लिए हम लोगों ने ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जाना। यदि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान नहीं होगा तो आपको इस चीज को समझने में बहुत कठिनाई होगी, समझ ही नहीं पाएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट क्या होगा। यह है भारत का स्थिति ग्लोब पर। तो हम लोगों ने देख लिया, इसको मैप में भी देखो। अब ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में कितना अक्षांश आया? लगभग 30 अक्षांश आता है, लगभग, एक्यूरेट नहीं बता। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। क्योंकि अब यहाँ थोड़ा सा बैक जाएंगे। हाँ, यहां से हमने कहा था कि यहां से जो इधर का भाग है वो है ईस्ट, और ये है मध्य का। यहां से उत्तर का भाग है, ऊपर का भाग है नॉर्थ। अब भारत का नक्शा ये पीला वाला देख रहे हैं, तो ये कहां किधर आया? उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। अगर पूरा ग्लोब पर हम इसको देखें कि ग्लोब पर भारत कहां स्थित है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ इसलिए यह 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में तो नॉर्थ हुआ, और 0 डिग्री देशांतर से ईस्ट में, इसलिए ईस्ट हुआ। तो ये इसीलिए इसका देशांतरीय विस्तार। अब यहां से समझ लिए 0 डिग्री के देशांतर रेखा है, और ये गुजरात का पश्चिमी भाग है। ये जो टच करती है, स्पर्श करती है, इसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग है, उसको जो देशांतर रेखा स्पर्श कर रही है, उसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। और ये कहां तक जाता है? लास्ट 180 डिग्री तक। इधर भी लास्ट कहां जाता है? 180 डिग्री। यहां से ये 0 डिग्री से ये लास्ट कहां जाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पॉइंट। वहां कोई वृत्त नहीं बनता है, सबसे छोटा वृत्त है वो, यानी वृत्त तो है समाप्ति हो जाती है, क्योंकि वह एक पॉइंट के रूप में, ध्रुव पोल के रूप में उसको जानते हैं। और यहां से 0 डिग्री से दक्षिण में भी 90 डिग्री, अर्थात अक्षांश का विस्तार 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक है। देशांतर का विस्तार 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक। क्लियर? ग्लोब पर भारत की स्थिति हो गया। अब हम लोग जानेंगे भारत का आकार, अर्थात भारत का जो नक्शा बना हुआ है वह, उसका आकार कितना फैलाव है इसका, यह इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, भारत का जो स्थल भाग का एरिया है, ये प्लस आइलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर का जो पूरा क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम लोग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की किताब में शॉर्ट रूप में लिखा गया है, लेकिन एग्जैक्ट इसका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल। कितना बड़ा क्षेत्र में हमारा भारत फैला हुआ है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अर्थात विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग जो है वो भारत का हिस्सा है। इसकी
स्थल सीमा की लंबाई 15,200। स्थल सीमा बोल रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो थोड़ा सा स्काई कलर का है वो है सागर का भाग, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। लेकिन यहाँ से थोड़ा ये क्या कहते हैं मेहंदी कलर से मिलता जुलता हल्का ग्रीन टाइप का, ये स्थल भाग है पूरा, यहाँ से लेकर के पूरा ये यहाँ तक। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है जो वो यहाँ से घूम करके मतलब ये कच्छ के रन से लेकर के इस तरह से घूमते हुए पूरा यहाँ बांग्लादेश का बॉर्डर जो अरब बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, भारत पश्चिम बंगाल का एरिया दोनों में, वहां तक का लंबाई 15,200 किलोमीटर, जिसमें अनेक देश इस देश की सीमा बनाते हैं। और जलीय सीमा अर्थात जो ये सागरीय भाग का जो एरिया रहेगा उसकी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें द्वीप के चारों ओर का भी लंबाई शामिल है, द्वीप समूह सहित है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का जितना भी छोटा छोटा आइलैंड है, छोटा छोटा जो द्वीप है, क्योंकि वह एक द्वीप नहीं है, कई द्वीपों का समूह है, तो सबका जलीय सीमा को मिलाकर के और ये पूरा मुख्य भूभाग का जलीय सीमा को मिलाकर जो टोटल लेंथ होता है वह 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणी भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण हिंद महासागर की ओर सकरा होते गया है। आप यहाँ पर देखेंगे ये चूंकि ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पूरा रही है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यह भाग जो है 22 डिग्री वो क्या धीरे धीरे सकरा होता है इधर दक्षिण में हिंद महासागर, क्योंकि ये इसके दक्षिण में क्या है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये विषुवत रेखा के उत्तर में है इसलिए इसका नाम उत्तरी अक्षांश है, से दक्षिण, क्योंकि यहां से हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं इसलिए इसको दक्षिण बोलते हैं। लेकिन अगर विषुवत रेखा के पूरे ग्लोब के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये किधर है उत्तर है। हम यहाँ बता रहे हैं कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण हिंद महासागर की ओर धीरे धीरे एक सकरा भाग में बदलते जा रहा है, मतलब धीरे धीरे संकीर्ण होते जा रहा है इसका भारत का मुख्य भूभाग। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, अब इसकी थोड़ी चौथी बताई गई है कि भारत के मुख्य भूभाग के उत्तर में यहाँ पर क्या है हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में पाकिस्तान भी आता है और उत्तर में हिमालय के स्थान पर या हिमालय के साथ साथ नेपाल भी आता है, चीन भी आता है, भूटान भी आता है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है। जो हम लोग इसको भारत के पड़ोसी देश के जो पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो यही है इसका मुख्य भूभाग। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। हमने कहा था कि यहां से यहां तक अर्थात 37 डिग्री में माइनस कर दे 8 डिग्री तो लगभग 29 डिग्री आता है, ठीक है। तो इस तरह से लगभग ये कह सकते हैं 30 के आसपास है, क्योंकि 29 से थोड़ा ज्यादा है, मिनट वाला भी निकालेंगे और ये 68 डिग्री 60 मिनट है 97, तो 97 में 68 माइनस कर दें तो भी ये लगभग 29 से कुछ ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो इतने देशांतर और इतना अक्षांश में इसका फैलाव है मुख्य भूभाग। अब इसकी हम लोग थोड़ा जाने की मुख्य भूभाग का जो लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेखा से इसको दर्शाया गया है। स्ट्रेट वे में इसकी लंबाई
3214 किलोमीटर, और जिसको हम लोग भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई भी कहते हैं। कितने है? 3214 किलोमीटर। अब है ये पश्चिम पूर्व, यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है जो कच्छ के रण से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तक खींचा गया है। इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यह इसकी भारत की उत्तर और उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम चौड़ाई। विस्तार एक जैसा है, 30 लगभग 30 देशांतर और 30 अक्षांश में इसका विस्तार है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो लंबाई ज्यादा नजर आता है, चौड़ाई थोड़ा सा कम है। अब हम लोग देखेंगे कि ये इसके जो सबसे बीच मुख्य भूभाग जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच का भाग या स्थान कौन सा है? तो इन दोनों स्थानों के बीच का जो मान आता है वह आता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, क्योंकि हमारा देश किधर है ग्लोब पर? ईस्ट में, पूरब में। तो हमारा ये पूरब सब देशांतर क्या हुआ? ईस्ट में ही हुआ। तो ये इन दोनों देशांतर जो दोनों पश्चिमी किनारा पूर्वी किनारा है, दोनों के बीच का जो भाग मान आया उसका मान आया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है, इलाहाबाद से भी गुजरती है। ठीक है। और इसी रेखा को भारत की मानक रेखा मानी गई। मानक रेखा हमने भी थोड़ी देर पहले जब शुरू में चर्चा किए थे कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा जिसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, वह विश्व के सभी देशों ने मिलकर तय किया था। थोड़ा सा विद्युत व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगा। हम लोग भी बात कर रहे थे कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच का जो भाग है, जो इन दोनों के सबसे मध्य का जो देशांतर है उसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर और इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं डॉटेड लाइन यहाँ पर क्रॉस किया हुआ, ये वही रेखा है जो 82 डिग्री 30 मिनट की है और इसको भारत की मानक आम्योत्तर रेखा मानी गई है। मानक आम्योत्तर रेखा, इसकी क्या जरूरत है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि किसी भी देश की एक मानक रेखा तय होती है जो जीएमटी रेखा से या प्राइम मेरिडियन से कोरिलेट करके उस देश का समय निर्धारित करती है। क्योंकि भारत का विस्तार लगभग 30 देशांतर है और हमने शुरुआत में बताया था कि प्रत्येक देशांतर पर सूर्योदय के समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो इस तरह से लगभग 30 देशांतर पर 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। इस असुविधा से बचने के लिए एक मानक देशांतर रेखा तय की गई है जो दोनों देशांतर रेखाओं के सबसे मध्य में है। ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश के साथ ऐसी बात है कि जब उसका घड़ी का समय निर्धारित किया गया है तो उस देश की एक मानक रेखा को आधार माना गया है। ठीक है, और उसी रेखा के सहारे उस देश का समय निर्धारित होता है। अब हम लोग इसी संदर्भ में हम लोग थोड़ा इस रेखा का भी इंपोर्टेंस जाने कि इस रेखा का जो महत्व है भारत की घड़ी के लिए कितना है। यह रेखा जिसका मान 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 0 डिग्री देशांतर की रेखा जो है प्राइम मेरिडियन जिस पर ग्रीनविच शहर स्थित है उससे ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ये देशांतर। और आप ये भी जाने कि भारत का समय लंदन के समय से या जीएमटी समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात अगर हमारे देश में अभी सुबह का 10 बज रहा होगा
या अगर हम लोग माने कि अभी सुबह का अगर 10 बज रहा है, समय जो भी हो, तो लंदन का समय हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। या हमारे देश की घड़ी में जो भी समय निर्धारित या घड़ी में जो भी समय बता रहा है, जिस वक्त हम इस चीज को देख रहे हैं, उस समय हम यदि लंदन का समय निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जितना समय हमारी घड़ी उस समय बताएगा उससे 5.5 घंटा माइनस कर देंगे, जो समय आएगा वही उस समय लंदन की घड़ी का समय होगा। हमने बताया कि ये रेखा जो है 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है, तो इसके बीच समय का अंतराल कितना होगा? हमने भी जिक्र किया कि 5.5 घंटा होगा। आगे अब ये कैसे आगे इस चीज को भी थोड़ा साबित हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हमने जिक्र किया है कि निस्बत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, और उसको पृथ्वी को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ये है 82.5 देशांतर का अंतर है, क्योंकि भारत का समय इस रेखा से निर्धारित है, तो हम इसी रेखा को आधार मानेंगे। तो 82 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 82 इंटू 4, ठीक है, 82 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 328 मिनट, और आधा डिग्री 30 मिनट। तो 1 डिग्री में 1 देशांतर पार करने में, अर्थात 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो आधा डिग्री या आधा देशांतर पार करने में 2 मिनट लगेगा। तो 328 प्लस 2 मिनट हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट को घंटा में बदल देंगे तो हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। इसलिए भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे। अर्थात हम ये अगर कहें कि यहां से 0 डिग्री के देशांतर से जिस देश का भी प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा पूरब में होगा, उसका समय आगे होगा। कितना आगे होगा ये निर्भर करता है कि उसका मध्याह्न रेखा कितना देशांतर पूरब में है, ठीक है। तो इस रेखा का महत्व आपने जान लिया होगा कि भारत की घड़ी का जो समय निर्धारित किया गया है उसमें इस रेखा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो आप इस चीज को समझ लेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके आधार पर हम किसी भी देश का समय ज्ञात कर सकते हैं। अपने देश से पूरब में है तो हमारे देश के समय से भी वो और आगे होगा, और हमारे देश से यदि कोई पश्चिम में है उसका भी समय हम ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि वो पूरब में है या पश्चिम में। पूरब में है तो आगे होगा, पश्चिम में है तो पीछे होगा। उसी को यहां पर दिखाया गया है। हमने एक चीज का जिक्र और कर देना था, अक्षांश का प्रभाव, अक्षांश रेखा का प्रभाव जो है किसी भी देश पर दिन और रात की अवधि में देखा जाता है। अक्षांश का असर दिन और रात की लंबाई में देखा जाता है, लेकिन देशांतर का असर समय में होता है, समय को निर्धारित करने में होता है। भारत के उत्तर में, जब जरा भारत के पड़ोसी देशों का भी जिक्र करें कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान भारत के पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, ये 2 पड़ोसी देश हैं, और ये दोनों द्वीपीय देश हैं, आइलैंड कंट्री है। पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, भारत के पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, ये 2 भारत के पड़ोसी देश हैं। और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा थोड़ी सी लगती है, ये दोनों पड़ोसी देश हैं। तो इसके चारों ओर जो देश स्थित हैं
वही हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं, जिसमें 2 द्वीपीय देश हैं, यहाँ पर श्रीलंका और इसके और नजदीक साउथ में मालदीव। पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्व में पूर्वी एशियाई देशों को मिलाने वाला हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। आप यहाँ नक्शा में देखेंगे, पश्चिम में यूरोपीय कंट्री, हमारे यहाँ जो भी वेस्टर्न कंट्री आते हैं वो, और इसके पूर्व में एशियाई कंट्री है। इन दोनों देशों को के साथ जो हमारा व्यापारिक संबंध स्थापित होता है, जो हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, उसमें हिंद महासागर हमें बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है कि हम इन देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं वो हम अपने जलमार्ग के द्वारा किसी भी वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वेस्टर्न कंट्री हो, यूरोपीय देश हो या फिर एशियाई देश हो, पूर्वी एशियाई देश हो, उसके साथ हमारा जो भी व्यापारिक संबंध है वो हिंद महासागर के थ्रू नाव के द्वारा या जहाज के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा संभव हो पाता है। पश्चिम में क्षेत्रफल में भारत से बड़े जो 6 कंट्री है, चूंकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश। इसका मतलब हुआ कि 6 देश क्षेत्रफल में हमसे, हमारे देश से बड़े हैं। उनमें जो नाम है उसमें है रूस, सबसे बड़ा अभी क्षेत्रफल में रूस, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्री जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया का, यानी 7वां बड़ा देश भारत। भारत और श्रीलंका के बीच हमने कहा कि भारत का 2 द्वीपीय देश भारत के पड़ोसी हैं, तो भारत और श्रीलंका बहुत नजदीक में है, और इनके बीच यहाँ पर एक जो खाड़ी है जिसको हम लोग मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, तो मन्नार की खाड़ी में एक स्थल मार्ग बना हुआ है जिसको हम लोग पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि ये कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। इन 2 देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं परीक्षा में जब पूछा जाता कि मन्नार की खाड़ी इन 2 देशों के बीच सेतु का काम करती है, तो आपको बताना होगा भारत और श्रीलंका के बीच। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थल मार्ग है उसका नाम क्या है? पाक जल डमरू या पाक जल संधि। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है पूरा हो जाता है। अब इसमें कुछ प्रश्न बच जाते हैं जिसको दोहराना, मैं समझता हूं कि जितने सारे प्रश्न हमने यहाँ लिखे उन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि आप ध्यान से पूरे क्लासेस को देखे होंगे, सुने होंगे, तो बहुत आसानी से देने में सक्षम होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? सिर्फ अक्षांशीय विस्तार पूछा गया, तो आप जरूर बता पाएंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो यहां सिर्फ देशांतरीय विस्तार बताना है, यानी ईस्ट में कितना से कितना देशांतर। तो इसका आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक भारत का देशांतरीय विस्तार। कभी कभी ये दोनों प्रश्नों को मिलाकर एक साथ पूछ दिया जाता है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है बताएं, तो दोनों लिखना होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? शुरुआत में हमने कहा है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है?
हमने जब ग्लोब का जिक्र किया था तो हमने बताया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि भारत की स्थिति जो है विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसलिए ये क्योंकि यहां से पूरा ये क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत की उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? भारत की ये उत्तर दक्षिण लंबाई जो 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसको आप याद रखेंगे, उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, हमने बताया है। और उन 8 राज्यों का नाम आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, किन राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड से पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मानक कामोत्तर रेखा कौन सी है? अभी सबसे अंत में उसी पर चर्चा हो रही थी कि भारत की मानक कामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। अच्छा, एक बात बताइए कि इसी रेखा को क्यों माना गया? 82 डिग्री को क्यों नहीं माना गया, या 83 डिग्री को क्यों नहीं माना गया, या किसी अन्य देशांतर को क्यों नहीं माना गया? तो इसका एकमात्र उत्तर है कि यही जो है दोनों देशांतर, जो कि भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच का वो भाग आता है, इसीलिए उसी को चुना गया। पाक जल संधि कहाँ स्थित है? तो अभी हमने जिक्र किया है, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। दक्षिण में कौन कौन से 2 द्वीपीय देश भारत के पड़ोसी हैं? इसका उत्तर है श्रीलंका और मालदीव। अब एक प्रश्न जो आता है, ये थोड़ा सा इसमें डिटेल से लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें एक वर्ड में इसका आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का सबसे यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहें तो यही है। क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले होती है, क्यों? जबकि दोनों स्थानों में घड़ी एक ही समय होता है। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करने के लिए आपको फिर से वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल के बारे में ध्यान देना होगा कि यह है अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग, ठीक है, जिसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर। हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है, लेकिन पृथ्वी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, विपरीत दिशा में। तो पूरब का स्थान पहले आता है, पश्चिम का स्थान बाद में आता है सूर्य के साथ। अर्थात जो पूरब में है वो उन स्थानों पर सूर्योदय पहले हो रहा है, पश्चिम में जो है वहां पर सूर्योदय बाद में हो रहा है। अब है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का पश्चिमी भाग, इन दोनों स्थानों के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ मान लो कि सुबह 5 बजे सूर्योदय होता है, तो यहाँ सूर्योदय हो रहा है प्रश्न के अनुसार 2 घंटे बाद, अर्थात 7। ऐसा क्यों? जबकि दोनों स्थानों पर समय एक ही बता रही है घड़ी। जब सुबह का 5 यहाँ बज रहा था, उस समय यहाँ के घड़ी में भी 5 ही बज रहा था।
लेकिन फर्क है कि यहाँ सूर्योदय नहीं हुआ। तो ये 2 घंटे का अंतराल जो है सूर्योदय के समय में वो क्यों है? तो इसका सीधा आंसर है कि इन 2 देशांतरों के बीच में लगभग 30 देशांतर का अंतर है। ऐसे अंतर निकालेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट में माइनस कर देंगे 68 डिग्री 7 मिनट, तो आएगा लगभग 30 देशांतर। ठीक है। और हमने कहा था कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और पृथ्वी को इस दूरी को क्रॉस करने में, पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अर्थात एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय लगता है। तो यहां से यहां के बीच कितना देशांतर है? 30 देशांतर है। तो 30 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 30 × 4 4, तो हो जाएगा 120 मिनट। अर्थात 120 मिनट क्या हुआ? ये 2 घंटे के बराबर होगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग में सूर्योदय के समय में 2 घंटे का अंतर है। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखना है। ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का प्रश्न आता है इस क्वेश्चन के लिए, तो 3 नंबर में इसको लिखना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है लगभग पूरा हो जाता है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि पूरे चैप्टर को पढ़ने में और भी बहुत सारे प्रश्नों का आपके दिमाग में उठेंगे। उन सभी प्रश्नों को भी आप नोट करेंगे। मैंने बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ नहीं लिखा है। छोटे छोटे जो प्रश्न है जिसका जवाब एक वर्ड या एक सेंटेंस में दिया जा सकता है, उस तरह के बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। जैसे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इत्यादि इत्यादि। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % भाग है, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनेंगे। तो बहुत सारे प्रश्नों को, इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को आप नोट करेंगे और उसका आंसर आप खुद से करेंगे। तो यह चैप्टर जो है अब ये पूर्ण होता है। आप बच्चों से मेरा आग्रह होगा इस चैप्टर को किताब में भी थ्रोली पढ़ेंगे। और मैंने जितनी बातों की चर्चा इस स्लाइड के माध्यम से आपके समक्ष की है, उन सारी बातों को आप किताब में पाएंगे। और यहाँ देखने के बाद जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा और आप इस चैप्टर का पूरा उपयोग सही जानकारी के रूप में कर पाएंगे और परीक्षा के लिए आप इस चैप्टर को पूर्ण रूप में तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।